हेलो बच्चों, वेलकम टू माँ की पढ़ाई। आज हम क्लास 6 हिंदी से जो 17 नंबर का लेसन है भारत की वास्तुकला, इस पाठ का हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन विद शब्दार्थ के साथ देखेंगे। ओके बच्चों, तो पाठ शुरू करने से पहले आप अपना टेक्स्ट बुक अपने हाथ में लेके बैठिएगा ताकि आपको यह जो लेसन है अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, आगे देखते हैं फिर। तो बच्चों, यह 17 नंबर का लेसन है जिसका नाम है भारत की वास्तुकला, आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया। वास्तु यानी क्या होता है? घर, बिल्डिंग या कोई भी इमारत, ओके, उसे ही कहते हैं वास्तु। बातों बातों में भवनों, घरों, इमारतों के निर्माण से संबंधित कौन सी कला है? विच आर्ट इज रिलेटेड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग, हाउसेस। तो इससे संबंधित वास्तुकला होती है। वास्तुकला यानी क्या होता है? कोई भी वास्तु यानी कोई भी बिल्डिंग, हाउस बनाने से पहले उस एरिया के बारे में स्टडी करना, उसकी डिज़ाइन बनाना, कौन सा मटेरियल उसको बिल्ड करने के लिए चाहिए, उसका डायरेक्शन कौन सी दिशा में होना चाहिए, ये सब के बारे में स्टडी करना, इसे ही कहते हैं वास्तुकला। ओके, आपके शहर में दर्शनीय इमारतें कौन सी है? इमारतें यानी बिल्डिंग्स, दर्शनीय यानी देखने लायक, जो टूरिस्ट आकर आपके सिटी में जो इमारतें, जो बिल्डिंग्स देखने के लिए आते हैं, ऐसी कौन कौन सी इमारतें आपके शहर में है? इन इमारतों की बनावट इतिहास पर चर्चा करें। तो इस बिल्डिंग्स के जो कंस्ट्रक्शन होता है और उसकी जो हिस्ट्री है उसके ऊपर डिस्कस करो। ललित कलाएं कौन कौन सी है? ललित कलाएं का मीनिंग होता है फाइन आर्ट्स। कलाएं होती है जिसमें बहुत सारे टाइप की कलाएं होती है, उसमें ही ललित कलाएं है। ललित कलाओं में वास्तुकला एक होती है, एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ। ओके, ललित कलाओं कौन सी होती है? तो ललित कलाएं यानी फाइन आर्ट्स हम जिसे कहते हैं, उसमें वास्तुकला होती है। नृत्य यानी डांस होता है, सिंगिंग होती है और भी बहुत सारे होती है, वह ललित कलाओं के एग्जाम्पल है। यह पाठ भारत की वास्तुकला के बारे में है। इसमें सिंधु घाटी की सभ्यता, सांची के स्तूप, ताजमहल और दक्षिण भारत के मंदिरों के बारे में बताया गया है। तो इस लेसन में आपको वास्तुकला के बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा, यानी आर्किटेक्चर के बारे में स्टडी करने के लिए मिलेगा। इसमें एग्जाम्पल के तौर में सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसके बारे में स्टडी करने के लिए मिलेगा आपको थोड़ा सा। सांची के स्तूप, ताजमहल, दक्षिण भारत में जो टेम्पल्स, सुंदर सुंदर ब्यूटीफुल टेम्पल्स जो बनाए गए हैं, उसके बारे में आपको थोड़ा सा स्टडी करने के लिए मिलेगा इस लेसन में। ओके, इससे हमारे देश की पुरानी धरोहर के विषय में रोचक जानकारी प्राप्त होती है। तो इसके तरह से इस लेसन से हमें हमारे देश की जो पुरानी धरोहर है यानी जो ओल्ड हेरिटेज है उसके बारे में इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आपको इस लेसन में मिल जाएगी। वास्तुकला के साथ साथ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य भी दिए गए हैं। तो वास्तुकला के साथ साथ यानी आर्किटेक्चर के साथ साथ इंपॉर्टेंट historical facts also given in this lesson. Okay. भारत विविध कलाओं का देश है, यानी इंडिया इज अ कंट्री ऑफ अ डाइवर्स आर्ट, यानी हमारे भारत देश में बहुत सारे लोग, अलग अलग धर्मों के लोग हैं, तो उनकी कलाएं भी अलग अलग है। इस दृष्टि से यह विश्व में अद्वितीय स्थान रखता है। इन दिस रिस्पेक्ट इट्स ऑक्यूपाई ए यूनिक प्लेस इन द वर्ल्ड। ओके, एक अद्वितीय स्थान उसको, हमारे इंडिया को इस विश्व में, इस वर्ल्ड में मिला है। प्राचीन काल में भारत की समृद्धि अपनी चरम सीमा पर थी। चरम सीमा यानी ग्रेट हाई पीक पर थी। तो इंडियंस प्रॉस्पेरिटी वाज एट इट्स हाई पीक इन एंशिएंट टाइम। तो एंशिएंट टाइम में यानी प्राचीन काल में लोग यानी दूसरे कंट्री के लोग ऐसे कहते थे कि भारत एक समृद्ध राज्य था, बहुत ही समृद्ध, सुखी, सुजलाम सुफलाम कहते हैं। ऐसे कहते हैं कि भारत सोने की चिड़िया थी, भारत में किसी भी वस्तु की कोई कमी नहीं थी। उस वक्त सारे खुशी से रहते थे, लेकिन दूसरे लोगों ने आकर, यानी दूसरे कंट्री के लोगों ने आकर हमारे इंडिया पर आक्रमण किया और उसको लूट लिया। अदरवाइज पहले कहते थे कि भारत में सोने का धूर निकलता है
ओके, भारत सोने की चिड़िया है, ऐसे कहते थे। इसी के अनुरूप कलाओं में भी भारत की उत्कृष्टता सर्वमान्य है। तो इसी के साथ साथ कलाओं में यानी आर्ट में भी भारत सबसे श्रेष्ठ है, सबसे बेस्ट है। उत्कृष्टता यानी संपन्नता, उसकी श्रेष्ठता, एक्सीलेंसी। तो अकॉर्डिंग टू दिस, India's excellence in art is also universally recognized। सारे देश के लोगों ने माना है कि भारत कलाओं में सबसे श्रेष्ठ है। आगे देखिए, अभिव्यक्ति ही कला है। अभिव्यक्ति यानी एक्सप्रेशन, अभिव्यक्त करना यानी एक्सप्रेस करना, एक्सप्रेशन कार्य रूप में प्रकट करना, यही क्या होती है, कला होती है। तो एक्सप्रेशन इटसेल्फ इज आर्ट। बाहरी जगत की भिन्न भिन्न वस्तुओं को जो प्रतिबिंब मनुष्य के मन पर पड़ता है, उसकी सौंदर्यपूर्ण अभिव्यक्ति ही कला है। प्रतिबिंब यानी रिफ्लेक्शन। Art is the expression of the reflection of a different objects of the external world that fall on the mind of man। तो आर्ट क्या होता है, जो बाहरी जगत के जो वस्तुएं है, ऑब्जेक्ट है, उसका प्रतिबिंब, उसका रिफ्लेक्शन मनुष्य के यानी ह्यूमन के मन पर पड़ता है और उसको ही वो एक्सप्रेस करता है, तो उसी को कला यानी आर्ट कहते हैं। कला का संबंध नियमों से न होकर व्यक्ति से होता है। नियम यानी रूल्स। तो आर्ट इज नॉट रिलेटेड टू द रूल्स बट टू द पर्सन, बट इट्स रिलेटेड टू द पर्सन, व्यक्ति से होता है। अंततः व्यक्ति या कलाकार किसी भी माध्यम से अपनी कल्पना को सुंदर रूप में अभिव्यक्त करे, वह कलाकृति ही कहलाएगी। तो अंततः एट लास्ट व्यक्ति अपने विचारों को, अपनी कल्पनाओं को, अपने इमेजिनेशन को एक सुंदर रूप में, एक ब्यूटीफुल फॉर्म में किसी भी मीडियम के साथ वो एक्सप्रेस करे, उसी को ही क्या कहते हैं, कलाकृति कहते हैं। सो द पर्सन और आर्टिस्ट कैन एक्सप्रेस हिज इमेजिनेशन इन ए ब्यूटीफुल वे थ्रू एनी मीडियम, दैट विल बी कॉल्ड आर्ट वर्क, दैट विल बी कॉल्ड कलाकृति। ओके, ये कलाएं ललित कला और उपयोगी कला दो विभागों में बांटी जा सकती है। तो दिस आर्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट या टू डिपार्टमेंट्स, टू पार्ट में इस कलाओं को बांटा जा सकता है। फर्स्ट है उपयोगी कलाओं। उपयोगी कला में क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, देखिए। उपयोगी कलाएं यानी यूजफुल आर्ट। तो यूजफुल आर्ट्स इंक्लूड द ऑक्यूपेशंस लाइक बढ़ई। बढ़ई यानी क्या होता है, कारपेंटर। कुम्हार यानी पॉटर। सुनार यानी गोल्ड स्मिथ्स, जो गोल्ड के ज्वेलरी बनाता है उसे कहते हैं सुनार। राजमिस्त्री यानी मेसन्स, राजमिस्त्री यानी मेसन्स। जुलाहे यानी वेवर्स, जो वेविंग का काम करते हैं वो वेवर्स। आदि के व्यवसाय इसमें आते हैं। तो ये सारे ऑक्यूपेशन इसमें आते हैं। जबकि ललित कलाओं के अंतर्गत, ललित कलाएं यानी फाइन आर्ट्स, तो ललित कलाओं के अंतर्गत उसमें क्या क्या आते हैं, वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर, मूर्तिकला यानी स्कल्पचर्स, चित्रकला पेंटिंग्स, म्यूजिक, डांस और काव्य कला यानी पोएट्री। तो इस 5 कलाएं इसमें आती है, किसमें, ललित कलाओं में। ओके, आगे देखते हैं। मूर्त आधार की कलाओं में वास्तुकला आती है। वास्तुकला भवन निर्माण की कला है। भवन के लिए उपयुक्त स्थान, उसकी स्थिति, दिशा, सामग्री आदि बारीकियों को ध्यान में रखकर बने भवन ही वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण होते हैं। तो यहाँ पे मूर्त आधार की कलाओं को ही वास्तुकला कहते हैं। तो वास्तुकला क्या होते हैं, भवन निर्माण यानी बिल्डिंग बनाना, हाउसेस बनाना, उसे की क्या कहते हैं, वास्तुकला कहते हैं। तो आर्किटेक्चर इज द आर्ट ऑफ बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग्स, हाउसेस लाइक दैट। और भवन के लिए उपयुक्त स्थान यानी
उसके लिए जो प्लेस चाहिए, उपयुक्त स्थान यानी प्लेस चाहिए, उस बिल्डिंग को बनाने के लिए स्थिति यानी कंडीशन, दिशा यानी डायरेक्शन, सामग्री यानी मटेरियल्स, इस सब का स्टडी इसमें किया जाता है और उसको ही ध्यान में रखकर उत्कृष्ट यानी बेस्ट कंस्ट्रक्शन किया जाता है। और भवन यानी घर जो है, बिल्डिंग जो है, यह सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वास्तुकला का। आर्किटेक्चर का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? भवन। भारतीय वास्तुकला की परंपरा अत्यंत प्राचीन काल से चली आ रही है। यानी भारत में जो वास्तुकला की जो परंपरा है वह बहुत ही पुराने जमाने से चलती आ रही है। एंशिएंट टाइम से यह परंपरा चलती आ रही है। इतिहास की बात करें तो आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व सिंधु घाटी की सभ्यता में इसके चिन्ह मिलते हैं। चिन्ह यानी साइंस। तो अगर टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री, इट्स साइन आर फाउंडेड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन अबाउट 5000 ईयर एगो। तो सिंधु घाटी में आपको इसके साइंस मिलेंगे कि उस टाइम में भी वास्तुकला हमारे यहाँ पे बहुत ही ग्रेट थी। उसके एग्जाम्पल के लिए नीचे देखिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा नाम के दो नगरों में वास्तुकला के श्रेष्ठ नमूने मिलते हैं। तो सिंधु घाटी में आपको यह दो सिटीज के नाम हमेशा याद में रखने हैं बच्चों, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। तो ये दो नगर थे यानी सिटीज थे जिसमें आपको आर्किटेक्चर के सबसे बेस्ट एग्जाम्पल दिखने के लिए मिलेंगे। इन नगरों में मकान 2 मंजिला और पक्की ईंटों से बनाए गए थे। तो इन सिटीज में मकान यानी हाउसेज जो थे 2 फ्लोर्स के, 2 मंजिल यानी 2 फ्लोर्स के बनाए गए थे और जिसमें सॉलिड ब्रिक का यूज किया था। उस टाइम में आप सोचो 5000 ईयर बैक के लोगों ने इतने अच्छे से वास्तुकला का निर्माण किया था, इतने अच्छे से उन्होंने घर बनवाए थे कि जिसमें सॉलिड ब्रिक्स का यूज किया था और 2 फ्लोर के बिल्डिंग वहां पे बनाए थे। मकान का प्रत्येक कक्ष यानी एवरी एंड ईच रूम, कक्ष यानी रूम, मकान यानी हाउस, तो हाउस का एवरी एंड ईच रूम विशेष स्थिति को ध्यान में रखकर निर्मित किया था। यानी कंडीशन को ध्यान में रखकर उसको बिल्ड किया था। हर रूम को, एवरी रूम को उसकी कंडीशन देखकर बनाया गया था। स्नानाघर का अपना महत्वपूर्ण स्थान था, यानी बाथरूम का एक अलग ही वहां पे इंपॉर्टेंस था, तो उसकी वो बात ध्यान में रखकर उसको बनाया गया था। ओके, अभी आगे देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद मौर्य काल में भारतीय वास्तुकला अपनी चरम सीमा पर थी। चरम सीमा यानी हाई पीक पर बहुत ही ज्यादा समृद्ध हो गई थी, बहुत ही ज्यादा ग्रोथ आप देख सकते थे। किसके बाद? सिंधु घाटी के सभ्यता के बाद जब मौर्य काल का टाइम आया, उस पीरियड में भारतीय वास्तुकला यानी इंडियन आर्किटेक्चर अपने बहुत ग्रोथ पे था। ओके, तो इंडियन आर्किटेक्चर वॉज एट इट्स पीक इन द पोस्ट मयूरियन पीरियड ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिकंदर के आक्रमण के पश्चात, सिकंदर यानी कौन? सिकंदर को अलेक्जेंडर, सिकंदर मीन्स अलेक्जेंडर, उसके आक्रमण के पश्चात, उसने जब अटैक किया था उसके बाद में, पश्चात यानी बाद में, आफ्टर दैट चंद्रगुप्त मौर्य के काल में देश अत्यंत संपन्न हो गया था। तो उसके बाद कौन किंग सम्राट बने थे? चंद्रगुप्त मौर्य। किसके? सिकंदर के अटैक के बाद, यानी आफ्टर invasion of Alexander, the country became very prosperous during the period of कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। उनके टाइम में जो कंट्री थी बहुत ही संपन्न हो चुकी थी, बहुत ही प्रॉस्परस हो चुकी थी, उसमें बहुत ही ग्रोथ हुआ था। यूनान के राजदूत मेगस्थनीज, यूनान यानी क्या बच्चों? ग्रीक। ओके, यूनान के राजदूत यानी एम्बेसडर्स, तो ग्रीक एम्बेसडर मेगस्थनीज, उनका नाम क्या था? मेगस्थनीज। उन्होंने अपनी पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य के महल का बड़े विस्तार से वर्णन किया है। चंद्रगुप्त मौर्य का जो पैलेस था उसको अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया है उन्होंने अपने बुक में।
तो ग्रीक एम्बेसडर्स मेगास्थनीज has described the palace of Chandragupta Maurya in great details in his book. इस महल के खंभों पर सोने और चांदी के बेल बूटे बने थे। महल के खंभे यानी पैलेस के जो पिलर्स थे, पिलर्स के ऊपर गोल्ड और सिल्वर के डिजाइन बने थे बेल बूटे की। बेल बूटे यानी जो क्रीपर्स होते हैं, पत्ते और फूलों की डिजाइन के गोल्डन और सिल्वर से बने हुए थे पिलर्स के ऊपर, और उन पर अनेक रंग बिरंगी पक्षी अंकित थे। अंकित का मीनिंग होता है बच्चों चित्रित या बना हुआ, ड्राइंग किया हुआ था उसके ऊपर, उस पिलर्स के ऊपर अलग अलग रंग बिरंगी कलरफुल बर्ड्स के। ओके, so the pillars of the palace were made of gold and silver and many colorful birds were inscribed on them. केवल राजमहल में ही नहीं, साधारण लोगों के घर भी बड़े बड़े खुले आंगन वाले और कलात्मक थे। तो सिर्फ राजाओं के राजमहल यानी पैलेस ही नहीं, तो ऑर्डिनरी पीपल के, ऑर्डिनरी लोगों के जो घर थे वे भी बड़े बड़े थे और खुले आंगन वाले यानी ओपन कोर्टयार्ड जैसे थे, और कलात्मक यानी आर्टिस्टिक, ऐसे उनके भी ऑर्डिनरी पीपल के घर थे। तो नॉट ओनली द पैलेस, द हाउसेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल वेयर ऑल्सो बिग, ओपन कोर्टयार्ड्स एंड आर्टिस्टिक। आगे देखते हैं। बौद्ध धर्म के प्रभाव स्वरूप अनेक स्तूपों का निर्माण हुआ है। तो मेनी स्तूपास वेर बिल्ड एज द रिजल्ट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिज्म। तो आपको स्तूप यानी क्या होता है बच्चों, तो यहाँ पे देखिए स्तूप, यहाँ पे पिक्चर में मैंने दिया हुआ है। तो यह राउंड शेप की जो बिल्डिंग बनाई जाती है इसको कहते हैं स्तूप। तो बौद्ध धर्म के प्रभाव के बाद इस स्तूपों का निर्माण हुआ है। ये राउंड शेप में होते हैं, ओके, और बहुत ही सुंदर होते हैं देखने के लिए। आगे देखिए, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 30 किलोमीटर दूर बना सांची का स्तूप विशेष उल्लेखनीय है। उल्लेखनीय यानी बहुत ही सुंदर है, देखने लायक है। ओके, बहुत ही ब्यूटीफुल यह स्तूपा है। कौन सा स्तूपा? सांची का स्तूप। कहाँ से है वो, या कहाँ पे स्थित है, कहाँ पे लोकेटेड है? तो मध्य प्रदेश में, यानी एमपी की जो कैपिटल है भोपाल, वहां से 30 किलोमीटर दूर यह सांची का स्तूप है, जो बहुत ही ब्यूटीफुल है, देखने लायक है। द सांची स्तूपा बिल्ड 30 किलोमीटर्स फ्रॉम भोपाल, द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश। इट इज वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, इट इज वेरी ब्यूटीफुल स्तूपा टू सी। यह नारंगी की तरह होता है। नारंगी यानी ऑरेंज। ओके, तो यह ऑरेंज की जैसे राउंड होता है। इट इज अ राउंड लाइक एन ऑरेंज। बौद्ध काल में अनेक स्तंभ भी बनवाए गए थे। तो बौद्ध काल में मेनी पिलर्स वेयर ऑल्सो बिल्ड ड्यूरिंग द बुद्धिस्ट पीरियड। ओके, स्तंभ यानी पिलर्स। सारनाथ का स्तंभ मौर्य काल की वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है। तो मौर्य काल की जो वास्तुकला थी उसके सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, उत्कृष्ट यानी बेस्ट नमूना यानी एग्जाम्पल क्या है? सारनाथ का स्तंभ। ओके, तो द सारनाथ पिलर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द मयूरियन आर्किटेक्चर। ओके, इसमें ऊपर पीठ से पीठ लगाए 4 सिंह खड़े हैं, यानी सारनाथ का जो पिलर है, जो स्तंभ है, उसके ऊपर क्या दिखाई देता है आपको? उसके ऊपर पीठ से पीठ लगाए 4 लायंस खड़े हैं। तो इन दिस 4 लायन आर स्टैंडिंग विद देयर बैक टू बैक। आगे देखिए, बट पर दिखाई 3 ही देते हैं, बट यू कैन सी ओनली 3, बट ओनली 3 आर विजिबल, ओनली 3 लायंस आर विजिबल। नीचे बीच में चक्र है। बिलो इज द व्हील इन द मिडल। ओके, नीचे बीच में क्या है? चक्र है, व्हील है। और इधर उधर हंस, इधर उधर यानी हियर एंड देयर आर स्वैन्स। उसके बाद में दौड़ते घोड़े यानी रनिंग हॉर्सेस, देन हाथी, एलिफेंट और सांड यानी बुल्स।
तो इधर उधर आपको उस स्तंभ पर स्वैन दिखाई देते हैं, रनिंग हॉर्सेस दिखाई देते हैं, एलिफेंट और बुल्स भी दिखाई देते हैं। उसका चित्र वह उसके ऊपर बनाया है। यही चक्र हमारे राष्ट्र ध्वज में भी अंकित है। तो यह चक्र यानी यही जो व्हील है, दिस व्हील इज ऑल्सो इंस्क्राइब्ड इन आवर नेशनल फ्लैग। और चारों सिंह की आकृति यानी शेप हमारे देश के राजकीय कागजों की मुहर है। द शेप ऑफ द 4 लायन इन द पिलर ऑफ सारनाथ इज द सील ऑफ द स्टेट पेपर ऑफ अवर कंट्री। तो इसको कहते हैं मुद्रा, यानी जो स्टैंप लगाया जाता है राजकीय कामकाजों में, जिसके ऊपर मुहर लगाई जाती है, स्टैंप लगाया जाता है, तो उस स्टैंप में उस 4 लायन की, 4 सिंहों की जो आकृति है यानी जो शेप है, उसका स्टैंप है, हमारी राजकीय मुहर है। राजकीय कामकाज के लिए राजकीय कागजों पर उसकी मुहर लगाई जाती है। ओके, केवल वास्तुकला ही नहीं, अन्य कलाओं की दृष्टि से भी गुप्त काल को भारतीय कला का स्वर्ण युग माना जाता है। तो स्वर्ण युग यानी सुनहरा युग या समृद्धि का युग। तो केवल वास्तुकला मीन्स नॉट ओनली इन आर्किटेक्चर बट इन अदर कलाओं में भी, यानी इन अदर आर्ट में भी द गुप्ता पीरियड इज कंसिडर्ड टू बी द गोल्डन एज ऑफ इंडियन आर्ट। तो स्वर्ण युग माना जाता है गुप्त काल को। ओके, तो गुप्त पीरियड को कंसिडर किया गया है स्वर्ण युग का टाइम, यानी गोल्डन एज ऑफ इंडियन आर्ट। इस युग में ललित कलाओं, स्थापत्य कलाओं और उपयोगी कलाओं में अद्भुत उन्नति हुई है। उन्नति यानी प्रोग्रेस हुआ है, यूनिक प्रोग्रेस हुआ है। इस टाइम में, इस पीरियड में, गुप्त काल के पीरियड में कौन कौन सी कलाओं में? ललित कलाओं में। आपको बोला है, कल बताया मैंने लास्ट स्लाइड में, देखिए कि ललित कला क्या होती है, उसके एग्जाम्पल आपको बताए गए हैं। तो इसमें बहुत ही ललित कला में, यानी फाइन आर्ट कहते हैं ललित कला को, तो इसमें स्थापत्य कला में और उपयोगी कला में बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेस हुई है। इस काल में अनोखे कलात्मक मंदिर बने हैं। तो इस काल में, इस पीरियड में, किसके पीरियड में? गुप्त काल में, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में, टाइम पीरियड में टेम्पल भी बहुत सुंदर कलात्मक दृष्टि से बनाए गए हैं। सो यूनिक आर्टिस्टिक टेम्पल वेयर बिल्ड इन दिस पीरियड। गुप्त काल का सबसे सुंदर मंदिर यानी सबसे ब्यूटीफुल टेम्पल उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में देवगढ़ का क्या है? दशावतार मंदिर है। तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, सबसे ब्यूटीफुल टेम्पल है कौन सा? उत्तर प्रदेश का, यानी यूपी के ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में देवगढ़ का, देवगढ़ यह प्लेस है। तो देवगढ़ में जो दशावतार मंदिर है वह सबसे ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है, सबसे ब्यूटीफुल टेम्पल है गुप्त काल का, यानी गुप्त काल में बनाया गया हुआ। गुप्त पीरियड में जो टेम्पल, सुंदर ब्यूटीफुल टेम्पल बनाया है, उसका एग्जाम्पल आपको दिखाई देगा कहाँ पर? जो उत्तर प्रदेश में देवगढ़ का दशावतार टेम्पल। अभी आगे देखते हैं। तो आपको यूपी में देवगढ़ में यह दशावतार टेम्पल देखने के लिए मिलेगा। आगे देखिए, इसमें 12 मीटर ऊंचा एक शिखर है। तो इस टेम्पल में 12 मीटर हाइट का एक शिखर है, एक पॉइंट है, पिक बनाया हुआ है उस टेम्पल में। 4 मंडप है, यानी 4 मंडपास इज देयर, तथा खंभों पर अत्यंत सुंदर मूर्तियां बनी है। खंभों पर यानी जो टेम्पल के जो पिलर्स है, तो उसके पिलर्स के ऊपर वेरी ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स आर मेड ऑन द पिलर्स। दिल्ली में कुतुब मीनार के पास बना लौह स्तंभ धातु विज्ञान का अद्भुत नमूना है। तो दिल्ली में कुतुब मीनार के पास कौन सा स्तंभ बनाया हुआ है? कौन सा स्तंभ है? लौह स्तंभ बनाया हुआ है, जो धातु विज्ञान का एक यूनिक एग्जाम्पल है। धातु विज्ञान यानी स्पेसमैन ऑफ मेटोलॉजी। ओके, धातु विज्ञान यानी स्पेसमैन मेटोलॉजी। ओके, लौह स्तंभ।
तो यह लौह स्तंभ आपको कहाँ दिखाई देगा? तो दिल्ली में कुतुब मीनार के पास। ओके, ये एक यूनिक एग्जाम्पल है। आगे देखिए, महाराष्ट्र में मुंबई के समीप समुद्र में पर्वत शिलाओं को खोदकर बनाई गई एलिफेंटा की गुफाएं। तो एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ है? महाराष्ट्र में है। जो मुंबई सिटी है महाराष्ट्र में, उसके नियर समुद्र के पास पर्वत शिलाओं को, पर्वत शिलाएं, शिलाएं का मीनिंग होता है स्टोन, पत्थर। तो रॉक्स, बड़े बड़े जो रॉक्स होते हैं उसको कट कर कर उन्होंने यहाँ पर एलिफेंटा की गुफाएं बनाई है। यह एक बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है वास्तुकला का। द एलिफेंटा केव्स carved out of rocks cuts in the sea near Mumbai in Maharashtra and औरंगाबाद के पास, औरंगाबाद भी कहाँ है? महाराष्ट्र में ही है बच्चों, यह एक डिस्ट्रिक्ट है। तो औरंगाबाद के पास मिली एलोरा, एलोरा की गुफाएं, एलोरा की केव्स जो कहते हैं हम। तो एलोरा की लगभग 30 गुफाएं है, यानी 30 केव्स एलोरा में है। तो एलोरा के बारे में आपको एक बात बताती हूँ बच्चों, जो एलोरा में जितने भी गुफा है, जितने भी केव्स बनाई गई है, वो एक ही रॉक में बनाई गई है। एक ही रॉक, इतना बड़ा रॉक है, उसमें ही उस टाइम के लोगों ने, एक वास्तुकला का ये बहुत ही उत्कृष्ट बेस्ट एग्जाम्पल है। एक ही रॉक में उन्होंने एलोरा की गुफाएं बनाई है। तो प्रत्येक दृष्टि से वास्तुकला का अध्ययन किया जा सकता है। तो यहाँ पे वास्तुकला का आप स्टडी कर सकते हो। तो आपको कभी चांस मिले तो आप जरूर इस प्लेस पे विजिट करना और उस गुफाओं को, उस केव को देखना। ओके, इनमें मूर्तिकला और चित्रकला के अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। तो ये जो केव्स है, जो केव्स बनाई गई है रॉक्स को तोड़कर, उसमें मूर्तिकला, अलग अलग प्रकार की मूर्तियां, चित्रकलाएं बनाई गई है। ये बेस्ट एग्जाम्पल है वहां पर। सो यूनिक एग्जाम्पल ऑफ स्कल्पचर्स एंड पेंटिंग्स हैव बीन प्रेजेंटेड इन दिस केव्स। आगे देखिए, अजंता एलोरा की गुफाओं की चित्रकला के नमूने तो अद्वितीय है। यानी जो अजंता और एलोरा, आपको कब बताया मैंने, महाराष्ट्र में ही है ये प्लेसेस। तो यहाँ पे जो केव्स है, यह ड्राइंग के नमूने आपको यहाँ पे, ड्राइंग और मूर्तिकला के नमूने आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, और जो बहुत ही यूनिक है, अद्वितीय है। ऐसा लगता है कि गौतम बुद्ध के शिष्यों ने पर्वतीय प्रदेशों में साधना के लिए एकांत स्थान खोजे और वहां बुद्ध कथाओं को गुफाओं में खोद खोद कर चित्रित किया है। तो ऐसा लगता है कि गौतम बुद्ध के जो शिष्य थे, जो स्टूडेंट्स थे, उन्होंने पर्वतीय क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्र यानी पहाड़ी एरिया, हिली एरिया, उसको ढूंढ के अपनी साधना के लिए, यानी अपनी प्रेयर करने के लिए वो लोग बुद्धिस्ट पीपल साधना करते हैं, एकांत में अलोन रहकर साधना करते हैं, राइट। तो इसीलिए उन्होंने पर्वतीय यानी हिली एरिया को चूज किया था, और उनके एकांत के लिए यानी अलोन रहने के लिए उन्होंने ऐसे प्लेसेस को खोजा है, और वहां बुद्ध कथाओं को उन्होंने इस गुफाओं में खोद खोद कर चित्रित किया है। तो यहाँ पे इस गुफाओं में, इस केव्स में आपको क्या दिखाई देंगे? किसके ज्यादा मूर्तियां और पिक्चर दिखाई देंगे, चित्रित पेंटिंग दिखाई देंगी। तो वहां पे सबसे ज्यादा मूर्तियां और जो पेंटिंग्स है आपको बुद्ध के ऊपर होगी, बुद्ध स्टोरीज के ऊपर आपको वहां पे उस गुफाओं में, उस केव्स में आपको पेंटिंग और मूर्तियां दिखाई देंगी। ओके, आगे देखिए, दक्षिण भारत में तंजावुर, चिदम्बरम, मदुराई, रामेश्वरम आदि स्थानों पर बने अनेक मंदिर इसके उदाहरण है। इन साउथ इंडिया मेनी टेम्पल्स बिल्ड एट अ प्लेस लाइक तंजावर, चिदम्बरम, मदुराई, रामेश्वर एक्सेट्रा। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर विश्व भर में प्रसिद्ध है। यानी तंजावुर में कौन सा मंदिर है? बृहदेश्वर। यह जो टेम्पल है पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में फेमस है। इसका शिखर 200 फुट ऊंचा है। शिखर यानी टेम्पल का जो हाई पॉइंट होता है बच्चों, जिसके ऊपर गोल्ड या पीतल की
जो टेम्पल के जैसे कलश चढ़ाया जाता है उसे कहते हैं शिखर। तो कितना ऊंचा है? 200 फुट, 200 फीट ऊंचा है इस टेम्पल का शिखर। कौन सा? बृहदेश्वर मंदिर का शिखर। इसीलिए यह टेम्पल क्या है? विश्व भर में फेमस है। जिस पत्थर पर स्वर्ण कलश है उसका वजन लगभग 900 क्विंटल है। जिस स्टोन के ऊपर जो स्वर्ण कलश रखा हुआ है उसका वेट लगभग 900 क्विंटल है। चिदम्बरम में नटराज की मूर्ति दर्शनीय है। तो चिदम्बरम यह जो टेम्पल है, यहाँ पे जो टेम्पल है उसमें जो नटराज की जो मूर्ति है वह दर्शनीय है, यानी देखने लायक है, यूनिक है, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। तांडव नृत्य करते हुए शिवजी की इस चतुर्भुज यानी 4 भुजाओं वाली मूर्ति, 4 हैंड वाली जो मूर्ति है नटराज की मूर्ति किसकी होती है? भगवान शिव की, भगवान गॉड शिवा की यह मूर्ति होती है, जिसमें वो क्या करते हैं? तांडव नृत्य, तांडव डांस करते हुए दिखाई देते हैं इस नटराज की मूर्ति में। तो इसमें शिवजी की चतुर्भुज मूर्ति यानी 4 हैंड वाली, 4 भुजाओं वाली मूर्ति के हाथ में, एक हाथ में क्या है? डमरू। तो शिवजी के एक हाथ में डमरू होता है, जोर जोर से बजता है, और दूसरे हाथ में अंधकार और बुराई का नाश करने वाली ज्वाला है, यानी दूसरे हाथ में उनके अदर हैंड में फायर है, जो अंधकार यानी डार्कनेस और जो बैड होता है उसका नाश करने वाली ज्वाला, फायर है उनके हाथ में, और एक हाथ में उनके हाथ में क्या है? डमरू है। ओके, तो ऐसी है चिदम्बरम में नटराज की मूर्ति। तो इसमें उस नटराज की मूर्ति का एक्सप्लेनेशन किया हुआ है कि वह तांडव नृत्य करती हुई वो मूर्ति है, और उस मूर्ति को कितने हैंड है? कितने हैंड से? 4 हैंड से, यानी चतुर्भुज है। चतुर्भुज यानी 4 हैंड, 4 भुजाएं वाली, 4 भुजाओं वाली वह मूर्ति है। एक हाथ में डमरू है और अदर 2 हाथ में अंधकार यानी जो डार्कनेस होता है, जो बुराई होती है, बैड थिंग्स होते हैं, उसको नष्ट करने वाले, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए भगवान के हाथ में ज्वाला यानी फायर दिखाई देता है। ओके, आगे देखिए, मदुराई का मीनाक्षी मंदिर अपनी सुंदरता और भव्यता के लिए प्रसिद्ध है। तो मदुरई में कौन सा टेम्पल है? मीनाक्षी टेम्पल, मीनाक्षी मंदिर है, जो अपनी ब्यूटी के लिए यानी सुंदरता के लिए और भव्यता के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए फेमस है? अपने भव्यता और सुंदरता के लिए फेमस है। विश्व भर से पर्यटक इन मंदिरों को देखने के लिए आते हैं। पूरे वर्ल्ड से जो पर्यटक है, जो टूरिस्ट है, इस टेम्पल को देखने के लिए आते हैं। तो टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कम्स टू सी दीज टेम्पल्स। आगे देखिए, दक्षिण, इस तरह से वो टेम्पल्स है। दक्षिण भारत के मंदिरों में जिस उच्च कोटि की वास्तुकला के दर्शन होते हैं, उससे लगता है कि भारतीय इस कला का विधिवत प्रशिक्षण लेते होंगे। तो दक्षिण भारत यानी साउथ इंडिया के जो टेम्पल्स है, जो उस टेम्पल्स में जो आर्किटेक्चर है यानी जो वास्तुकला है, तो उसकी बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटी से बनाए हुए हैं। तो लोगों को ऐसे लगता है, दूसरे कंट्री के लोगों को ऐसा लगता है कि भारतीय लोग यानी इंडियन पीपल इस कला में विधिवत प्रशिक्षण लेते होंगे। विधिवत यानी प्रॉपर, और प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग। तो ऐसे हाई क्वालिटी की टेम्पल बनाने के लिए लोगों को ऐसे लगता है कि इंडियंस एक प्रॉपर ट्रेनिंग लेते होंगे इस आर्ट को डेवलप करने के लिए, तभी तो विश्व को इतनी सुंदर यानी इतनी अनुपम भेंट दे सके। तो इसकी वजह से ही पूरे विश्व को, पूरे वर्ल्ड को उन्होंने इतनी यूनिक भेंट जो है गिफ्ट दिया हुआ है। आगे देखिए, ओडिशा राज्य में बने कोणार्क के सूर्य मंदिर की वास्तुकला अद्वितीय है। अद्वितीय यानी यूनिक। तो ओडिशा राज्य में कौन से मंदिर है? सूर्य मंदिर है, कोणार्क के सूर्य मंदिर। तो उसकी जो वास्तुकला है, उसकी जो आर्किटेक्चर हो,
वह देखने लायक है। द आर्किटेक्चर ऑफ द सूर्य टेम्पल ऑफ अ कोणार्क बिल्ड इन द स्टेट ऑफ ओडिशा इज यूनिक। इसमें सूर्य के 7 घोड़े बने हुए हैं, तो 7 हॉर्सेस मेड इन दिस। सभी ऐसे सजीव लगते हैं मानो अभी बोल उठेंगे। तो एवरीवन सीम्स टू बी अलाइव एज इफ दे आर जस्ट गोइंग टू स्पीक। ऐसे लगता है कि सारे अभी घोड़े और वो मूर्ति जाग जाएगी और बोलने लगेगी, ऐसे लगता है। इतनी सुंदर वहां पे मूर्तियां बनाई गई है। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा लगभग 1000 वर्ष पूर्व बनवाए गए थे। So the temple of Khajuraho were built by the king का क्या नाम था? चंदेल किंग्स। ओके, तो चंदेल किंग्स अबाउट 1000 year ago। खजुराहो के टेम्पल किसने बनाए थे? चंदेल राजाओं ने 1000 वर्ष पूर्व बनाए गए थे। इन मंदिरों की संख्या तो अधिक बताई जाती है, पर अब केवल 22 यानी 22 मंदिर ही बचे हुए हैं। तो ऐसे कहता है, ऐसे लोग कहते हैं कि द नंबर ऑफ दिस टेम्पल इज सेड टू बी मोर, बट नाउ ओनली 22 टेम्पल्स आर लेफ्ट। सिर्फ 22 मंदिर बचे हुए हैं। इन मंदिरों की दीवारों पर कलात्मक प्रतिमाएं देखते ही बनती है। तो इस मंदिरों के, इस टेम्पल के दीवारों पर यानी वॉल के ऊपर जो पिक्चर्स लगाए हैं कलात्मक, यानी जो आर्टिस्टिक पिक्चर्स लगाए हैं, वह बहुत ही यूनिक है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना के बाद वास्तुकला के विकास में मुगल राजा बादशाहों का विशेष योगदान रहा है। तो यहाँ पे योगदान यानी कॉन्ट्रीब्यूशन। तो भारत में जब मुगल साम्राज्य शुरू हो गया, मुगल एम्पायर जब शुरू हो गया इन इंडिया, the Mughal emperors made a special contribution in the development of the architecture। उन्होंने उनका एक खास योगदान, उनका एक खास कंट्रीब्यूशन रहा है वास्तुकला को ग्रो करने में। ताजमहल वास्तुकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। तो मुगल बादशाहों के टाइम में द ताजमहल इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ आर्किटेक्चर, जो संसार के 7 आश्चर्यों में से एक है। मीन्स जो संसार के, इस वर्ल्ड के जो 7 वंडर्स है, तो उसमें एक एग्जाम्पल है। कौन सा? ताजमहल, जो आगरा में स्थित है। ओके, फतेहपुर सिकरी स्थित बुलंद दरवाजा संसार का सबसे ऊंचा दरवाजा है। तो संसार का यानी इस विश्व में, इस वर्ल्ड में सबसे हाई यानी सबसे ऊंचा डोर, गेट कौन सा है? बुलंद दरवाजा, जो इंडिया में है। इंडिया में कहाँ पे? फतेहपुर सिकरी में स्थित है। द बुलंद दरवाजा लोकेटेड एट फतेहपुर सिकरी इज द हाईएस्ट गेट इन द वर्ल्ड। वास्तव में मुगल काल को वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। कौन से काल को? मुगल काल को। सो in fact the Mughal period has been called the golden age of architecture। उसी काल में दिल्ली का लाल किला भी बना है। तो उसी टाइम में यानी मुगल काल में ही दिल्ली का लाल किला यानी रेड फोर्ट जो बनाया गया, यही भी मुगल काल में ही बनाया गया। तो द रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली वॉज ऑल्सो बिल्ड इन दिस सेम पीरियड इन मुगल काल। ओके, आगे देखिए, अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर भी वास्तुकला की दृष्टि से अनुपम है। अनुपम यानी यूनिक, उत्कृष्ट है। The Golden Temple located in Amritsar is also unique in term of architecture। तो वास्तुकला का सबसे उत्कृष्ट नमूना यहाँ पे भी आपको दिखाई देगा, जो स्वर्ण मंदिर। ये भी बहुत सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल टेम्पल है अमृतसर में। ओके, आगे देखिए, ईसाइयों द्वारा बनवाए गए अनेक गिरजा घरों तथा जैन मंदिरों की श्रेष्ठ बनावट दर्शनीय है। यानी क्रिश्चियंस द्वारा बनाए गए जो गिरजाघर है यानी जो चर्च है, और कुछ
जो जैन टेम्पल बनाए गए हैं बिल्ड बाय द क्रिश्चियंस इज यूनिक, इज विजिबल, जो देखने लायक है, अनुपम है, सुंदर है। ओके, दिल्ली में स्थित बहाई मंदिर आधुनिक वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना है। तो दिल्ली में कौन सा मंदिर और एक स्थित है? बहाई मंदिर। यह आधुनिक वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है। आधुनिक वास्तुकला यानी जो मॉडर्न आर्किटेक्चर है उसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है दिल्ली में स्थित बहाई मंदिर। द बहाई टेम्पल लोकेटेड इन दिल्ली इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द मॉडर्न आर्किटेक्चर। इसकी आकृति कमल के फूल जैसी है, इसलिए यह लोटस टेम्पल के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो इसका आकार यानी इसका शेप किसके जैसा है? कमल के फूल जैसा है, यानी लोटस फ्लावर, आपको पता है लोटस के फ्लावर जैसा यह टेम्पल बनाया गया है, इसीलिए दैट्स व्हाई दिस टेम्पल इज आल्सो कॉल्ड लोटस टेम्पल। ओके, लोटस टेम्पल के नाम से यह मंदिर प्रसिद्ध है, फेमस है। जो बहाई मंदिर इज कॉल्ड लोटस टेम्पल। ओके, आगे देखिए, वास्तुकला प्राचीन काल की हो या आधुनिक काल की, भारतीय कला का कोई सानी नहीं। तो यहाँ पे सानी का मतलब होता है बराबरी करने वाला, यानी मैच करने वाला। तो वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर प्राचीन काल का हो यानी एंशिएंट टाइम का हो या आधुनिक यानी मॉडर्न युग का हो, भारतीय कला जो है, जो इंडियन आर्ट का है, आर्ट जो है इंडियन आर्ट, उसकी बराबरी करने वाला कोई नहीं है, उसकी इंडियन आर्ट को मैच करने वाला कोई नहीं है। यानी जो ये इंडियन आर्ट से ये यूनिक है, पूरे वर्ल्ड में फेमस है। कला का इतना उत्कृष्ट एवं अद्भुत रूप शायद ही कहीं देखने को मिले। तो आर्ट का इतना ब्यूटीफुल फेस जो है, इतना वंडरफुल फॉर्म जो है आर्ट का, ये बहुत रियरली देखने के लिए मिलता है। तो यह शायद ही इस वर्ल्ड में कहीं और इंडिया को छोड़ के कहीं और दिखने के लिए आपको मिलेगा। ओके, तो इसी तरह से इस लेसन का हमने पूरा एक्सप्लेनेशन कर लिया बच्चों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।